हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो थोड़ा सा आपका जो लॉज हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा देखा था किसके बारे में, कुछ एक जो टर्म्स थी जो क्रिस्टलोग्राफी में हम यूज करते थे। अब उसी को हम थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं, जो उससे हमने पहले आपके पास लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी हमने डिस्कस किए थे वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्चुअल में ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं। किसकी? जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं। मैंने आपके पास बेसिकली 3 लॉज की बात की थी। फर्स्ट आपके पास जो लॉ डिस्कस किया था वो किया था मैंने आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। तो आपके पास मैंने आपके पास डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स रहेगा एक, ठीक है। दूसरा आपके पास रहेगा दैट इज लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस और आपके पास इंटरसेप्ट्स, और तीसरा है लॉ ऑफ सिमेट्री। आज के लेक्चर में हम दो करेंगे। कौन सा? एक आपके पास लॉ ऑफ दैट इज कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, और दूसरा आपके पास लॉ ऑफ सिमेट्री। उसको करने का रीजन ये है कि हम इस लेक्चर में इजीली उसको दोनों को कवर कर सकते हैं, तो हम दोनों को कर रहे हैं, उसके बाद में तीसरे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। देखिए, मैंने आपको इंटरफेशियल एंगल पहले भी बताया था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल पोजेस करता है, जो आपके पास फेसेस जो हैं जो एंगल पोजेस करेंगे, ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, उसको इंटरफेशियल एंगल कहेंगे, ठीक है। मतलब आपके पास एक यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल है आपके पास, उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो आपके पास फेसेस हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं एज के ऊपर, उस टाइम जो आपके पास वो एंगल बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। तो कांस्टेंसी मतलब एंगल्स कांस्टेंट रहने वाले हैं फॉर द सेम क्रिस्टल, ठीक है, फॉर द सेम क्रिस्टल। सेम क्रिस्टल मतलब ये कि अब आपके पास कोई मैंने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, और उसको मैंने किसी भी तरीके से बनाया चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो एंगल्स आएंगे, कौन से इंटरफेशियल एंगल्स, वो आपके पास सेम रहेंगे। एक्चुअल में जब आपके पास क्रिस्टल बनाते हैं हम, तो हमारे पास कंडीशंस वेरी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आराम से जब आपका क्रिस्टलाइजेशन करता हूं, क्रिस्टलाइजेशन के बाद आराम से कूलिंग करता हूं, तो आपके पास जो फेसेस हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, लार्जर फेसेस आराम से बनते हैं, अच्छे तरीके से सेटल्ड, जो आपके पास पार्टिकल होते हैं, जो आयंस होते हैं प्रॉपर्ली सेटल होते हैं, और आपके पास फेसेस प्रॉपर्ली बनते हैं, तो आपके पास वहां पे फेसेस लार्जर हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास फेसेस अच्छे से ग्रो नहीं किए हो, जैसे कि मैंने आपके पास देखिए स्ट्रक्चर में बता दिया, इसमें मैंने आपके पास देखिए 3 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बताई हैं, और तीनों में आपके पास फेसेस जो है अलग-अलग हैं, कईयों के साइज इंक्रीज्ड है, कईयों का डिक्रीज्ड है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास जो फेसेस है ना, उनका जो एंगल है वो क्या है, तो सभी जो फेसेस हैं उसमें जो एंगल है वो क्या कर रहे हैं, फेसेस सेम पोजेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में बनाए गए हैं। मतलब वो किसी क्रिस्टल से मैंने 3 स्ट्रक्चर्स निकाल के बता दी, और वो जो 3 स्ट्रक्चर्स मेरे पास आई हैं वो अलग अलग मीडियम में मैंने क्या किया है, जनरेट किए हैं क्रिस्टल्स। जब मैं इन तीनों की कंडीशन देखी, तो तीनों कंडीशंस में जब आपके पास फाइंड आउट किया, तो मेरे पास जो इंटरफेशियल एंगल्स आए वो क्या आए, सेम आए, ठीक है, अलग अलग। जैसे आपके पास एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन कर रहा हूं। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन कर रहा हूं, तो मतलब क्रिस्टल्स मैंने सोडियम क्लोराइड के बनाने हैं। तो मैं अगर इसको एक्वस मीडियम में बनाता हूं, क्या करता हूं मैं, इसको एक्वस मीडियम में अगर मैं इसको बनाता हूं, तो आपके पास जो क्रिस्टल बनता है क्यूबिक बनता है। क्या बनता है क्रिस्टल वहां पे, क्यूबिक, शेप उसकी क्यूबिक बन गया। अब आपके पास अगर मैं इसको 15% यूरिया सॉल्यूशन में बनाता हूं, क्या करता हूं मैं, 15% यूरिया सॉल्यूशन में इसको बनाता हूं, तो आपके पास जो क्रिस्टल है, जहां पे पहले क्या बना था, क्यूबिक बना था, अभी ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। तो आपके पास कंडीशन चेंज करने की वजह से इसकी शेप चेंज होगी, ठीक है। आपके पास इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद आपके पास हो सकता है शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आपके पास सिर्फ आपके पास इस कंडीशन को चेंज करने की वजह से क्रिस्टल की हैबिट चेंज होगी, एक्सटर्नल शेप चेंज होगी, आपके स्पीसीज आपके पास चेंज होगी, साइज उनका चेंज हो गया, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, क्या, इंटरफेशियल एंगल। तो आपके पास यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल्स जो बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग फेसेस विल ऑलवेज रिमेन सेम whether the substance same substance is crystallized in आपके पास aqueous media or in non-aqueous media or in different media or there is any impurity in the presence of any impurities, ठीक है। तो ये आपके पास था
लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ये काफी है इसको समझने के लिए, ज्यादा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है आपके पास? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मैंने देखना है तो आपको सिमेट्री एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यूब। ये भी सारी जो चीजें डिस्कस करूंगा मैं क्यूब के विद रिस्पेक्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के विद रिस्पेक्ट मतलब मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर मैं सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करता हूं तो दीज आर इमेजिनरी ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? ज्योमेट्रिक एंटिटीज हैं, ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, जो कि मैं इमेजिनरी है, जो कि मैं स्पेस में अपने आप जनरेट कर रहा हूं, अपने आप बना रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन अप्लाई एनी ऑपरेशंस एंड गेट द सेम रिजल्ट्स एज लाइक द अर्लियर स्ट्रक्चर। जो आपके पास पहले स्ट्रक्चर्स थी वैसे ही एग्जैक्ट मेरे पास स्ट्रक्चर आ गई जब मैंने उसमें क्या किया, कोई ऑपरेशन अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल, समझ नहीं पाए होंगे अगर आप, तो देखिए मैं एक यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट क्या बता दिया, मान लीजिए एक एक्सिस बना दी, मान लीजिए क्यूब बनाया और क्यूब में एक एक्सिस बना दी। देख लीजिए आपको सिलेंडर से एक एक्सिस दिख रही है। अब इस एक्सिस के अराउंड जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ सिलेंडर को, सॉरी आपको इसको क्यूब को, तो आपको एक बात पता चल रही है क्या, कि ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ गया। जब ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है तो जिस एक्सिस के अराउंड मैं इसकी रोटेशन कर रहा हूं तो वो एक्सिस यहाँ पे क्या होगी, सिमेट्री एलिमेंट। और जो रोटेशन में कर रही, मैंने क्या की, जो रोटेशन अप्लाई की उसको बोलूंगा मैं ऑपरेशन, क्योंकि मैंने क्या किया, वहां पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो आपके पास मैंने दो चीजें क्लियर कर दी आपको, एक सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और दूसरा सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होता है। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने जो सिमेट्री एलिमेंट है वो डिस्कस करने हैं, कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके पास 5 मेन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपकी बुक्स में आई थिंक 5 जो है थोड़ा अलग तरीके से बताए हैं, तो मैं जो बताऊंगा थोड़ा सा डिफरेंटली बताऊंगा, तो उसको आपने समझ लेना है। पहला आपके पास मैंने बता दिया आइडेंटिटी, ई। मैं एक्चुअल में जो आपके पास ग्रुप थ्योरी है उसके बेसिस पे चल रहा हूँ। क्रिस्टलोग्राफी में मोस्टली आपके पास हम स्पेशली क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास 3 सिमेट्री एलिमेंट्स अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। पहले अभी आपने याद रखना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या होता है ना, किसी भी यूनिवर्स में, टोटल यूनिवर्स में अगर मैं बात करूं तो आपके पास कोई भी अगर स्ट्रक्चर है उसके पास एक सिमेट्री एलिमेंट हमेशा रहेगा, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आपके पास 360 डिग्री की रोटेशन। अभी मैं इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि हर एक जो आपके पास क्रिस्टल होगा उसके पास, सबके पास ये आइडेंटिटी होगी, तो इसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूं, क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन किसी भी चीज की करेंगे, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो एसिमेट्रिक है, तो आपके पास अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। दूसरा आपके पास हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। दूसरा क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो इसको लिख लेते हैं पहले सबको, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरा है आपके पास क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। चौथा है आपके पास इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम कहते हैं, इन्वर्जन सेंटर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास इन्वर्जन सेंटर मैंने कह दिया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन सेंटर। लास्ट है आपके पास क्या, दैट इज इम्प्रॉपर एक्सिस, जो कि आपके पास कंबाइंड फॉर्म में हम स्टडी करते हैं, दैट इज क्या, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस की टर्म में या रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस की टर्म में। ठीक है, रोटेशन रिफ्लेक्शन या रोटेशन इन्वर्जन, दो आपके पास फॉर्म में इसको पढ़ा जाता है, दैट इज इम्प्रॉपर एक्सिस। एक्चुअल में आपके पास बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस मैंने इसको कह दिया। करते हैं स्टार्ट। दैट इज फर्स्ट आपके पास कौन सा, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब को मुझे रोटेट करना है, तो अलग अलग ये आपके पास एंगल पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, और जिस एंगल पे रोटेट करता है उस एंगल को से मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री को डिवाइड करूंगा, वो आपको n फोल्ड देगा। n फोल्ड देगा मतलब ऑर्डर देगा, यहाँ पे जो आपके पास रोटेशन का क्या देगा, ऑर्डर। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। मान लीजिए मैंने इस क्यूब को 90 डिग्री पे रोटेट किया। ठीक है, बता रहा हूं वहां पे आपके पास 90 डिग्री से रोटेशन कैसे करी। ठीक है, जब आपके पास मैंने इसकी 90 डिग्री से रोटेशन करी तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे आपके पास
90 डिग्री की रोटेशंस कितनी करनी पड़ेगी मेरे को? 4 टाइम्स करनी पड़ेगी, तब आपके पास ये 360 डिग्री रोटेशन पे रोटेट करके अपने पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास एक पूरी स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, इसको ढंग से देख लेना आपने कि 90 डिग्री रोटेशन कर करके मेरे पास क्या आ गया? ओरिजिनल आ गया। मैंने स्क्वायर से बताया है, ठीक है, इस पिक्चर में स्क्वायर से बताया, आप इसको इवन क्यूब पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कितने 4 टाइम रोटेशंस हुई। इसको आपको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका ये है कि 360 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ गया? 4। तो मतलब आपके पास क्या बन गया यहाँ पे? आपके पास जो इसका ऑर्डर आया वो कितना आ गया? 4। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सिस है उसका नाम हो जाएगा 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बन जाएगा इसका ऑर्डर? 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब अब आपके पास सिस्टम जो है वो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहा है। ठीक है, या क्यूब जो है या प्लस जो स्क्वायर है वो क्या कर रहा है? 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है आपके पास? अलग अलग हो सकती है। हमेशा आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम हम सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो n क्या है आपके पास? ऑर्डर है। तो c के साथ अगर मैं n लगा दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी Cn, मतलब n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और अगर आपके पास मैं 4 फोल्ड रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख सकता हूं C4। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? C4 लिख सकता हूं। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं क्यूब की विद रिस्पेक्ट इसको स्टडी करता हूं तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है? 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये पोजेस करता है। क्यूब आपके पास क्या करता है? 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पोजेस करता है। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है 4 फोल्ड ही हो सकती है, आपके पास 5 फोल्ड भी हो सकती है, 6 फोल्ड भी हो सकती है, 2 फोल्ड भी हो सकती है, 1 फोल्ड भी हो सकती है। ठीक है, 1 फोल्ड 360 डिग्री, 2 फोल्ड 180, 3 फोल्ड 120, 4 फोल्ड 90। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अलग अलग है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी आपके पास फोल्ड है। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने क्यूब में बता दिया होती है। ठीक है, कैसे होती है देखिए, मैं आपके पास एक रिप्रेजेंट कर दूंगा क्यूब में और आपने अदर अपने आप फाइंड आउट कर लेनी। मैंने आपको बता दूंगा कि कैसे निकालनी है। ठीक है, जब हम 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्यूब जो है ना, उसकी जो 2 अपोजिट फेसेस हैं उसके थ्रू आपके पास एक्सिस पास कर रही है। देख लीजिए, जो आपके ऊपर अगर मैं टॉप वाला फेस है उसके नीचे जो एंड वाला फेस है उसके नीचे से उसके बीच में से अगर मैं किसी एक्सिस को पास कर रहा हूं तो वो आपके पास क्या कहती है? 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड आपके पास क्या कर रहा है? आपके पास यहाँ पे जो क्यूब है वो क्या कर रहा है? रोटेट करके आपके पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस कितनी है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ फेसेस है 6। 2 फेसेस पे एक आपके पास एक्सिस आ रही है, तो 6 फेसेस पे कितनी हो जाएगी? 3, हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है तो आपके पास 6 टोटल फेसेस हैं। टोटल फेसेस हो गए 6, तो आपके पास जो 2 फेसेस हैं उसमें से एक पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपके पास या 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपके पास 6 पे कितनी होगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 की हाफ होगी तो आपके पास 1 आई, तो आपके पास 6 की हाफ होगी तो कितनी आ जाएगी? 3। तो टोटल आपके पास जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कितनी है? 4 ये सिस्टम पोजेस कर रहा है। सेकंड, 4 के बाद अब चलती है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इशू ये है ना कि जो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक क्यूब में कैसे आ सकती है? 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मैं एक डायग्राम आपको बताता हूं। देखिए, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअल में आपके पास मैंने एक ट्राइंगल के फॉर्म में बता दिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। इस तरीके से मैं रोटेट करूंगा, आपको पता है कि 120 डिग्री में रोटेट करके आपके पास एग्जैक्ट ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी। क्या आप क्यूब पे ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, इस क्यूब को थोड़ा सा आप इस हिसाब से पकड़िए कि आपके पास क्या आ जाए, उसके जो इट इज डायगोनल्स हैं वो आपकी तरफ फेस हो जाए। डायगोनल फेस हो जाए आपकी तरफ, मतलब आपके पास डायगोनल का जो एज है ना, जो आपके पास कॉर्नर है वो आपकी तरफ फेस हो जाए। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे 3 आपके पास मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ। अभी भी इसमें क्या शो कर सकता हूँ? ट्राइंगुलर फेस यहाँ पे है, मतलब ट्राइंगुलर फेस नहीं है, इमेजिनरी ट्राइंगल बना सकता हूँ। अगर इमेजिनरी ट्राइंगल है तो इसका मतलब मैं इसकी रोटेशन अगर 120 डिग्री पे करूंगा तो अभी भी आपके पास क्या आएगी? एग्जैक्टली सेम आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसमें भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कॉर्नर्स हैं, 2 कॉर्नर्स कौन से? डायगोनल्स वाले। कौन से? डायगोनल्स वाले 2 कॉर्नर जो हैं वो सिंगल आपके पास क्या 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं?
8, ठीक है, तो 8 आपके पास कॉर्नर्स होंगे। अगर 8 होंगे तो अब आपके पास मैंने क्या कहा, 2 से 1 बना, तो 8 से कितने बनेंगे, 4। कितने बन जाएंगे, 4। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, जो आपके पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो कितनी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 4। तो आपके पास 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कितनी होगी आपके पास, दैट इज कंट्रीब्यूशन होगी उसकी 4। तो इसमें आपके पास जो 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो देख लेते हैं कितनी है। देखिए आपके पास, जब मैं आपके पास यहाँ पे डायगोनल्स बना रहा हूं, बॉडी डायगोनल्स बना रहा हूं, तो आपके पास कितने बॉडी डायगोनल्स बने एक्चुअल में बेसिकली। तो अगर आपके पास नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 8 आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज कॉर्नर्स हैं। कितने हैं यहाँ पे, 8 कॉर्नर्स हैं। और 8 कॉर्नर्स में कितने बॉडी डायगोनल्स बने, 4। तो देखो बॉडी डायगोनल आपके पास क्या है, 8 आगे, तो 8 का हाफ किया तो कितने आगे, 4। तो क्लियरली यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको कि आपके पास यहाँ पे कितने हैं, आपके पास यहाँ पे आपके पास 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 की कंट्रीब्यूशन ये प्रोवाइड कर रहा है किसको, क्यूब को, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है। मैं इनको क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि आपके पास जो भी आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, वो आपके पास क्या करता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स पोजेस करता है। और सेम टाइप का सब्सटेंस जो है, जैसे सेम सब्सटेंस होगा तो उसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसमें अब आपके पास मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, देखिए अब आपके पास मैंने 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बता दिया, अब मुझे 2/4 पे भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्यूब जो है वो 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पोजेस करता है, ठीक है। तो 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आ सकती है, 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन आ सकती है अगर मैं इसकी क्या करूं, 180 डिग्री से रोटेशन करूं। किसने करूं, 180 डिग्री से। अगर 180 डिग्री से रोटेशन करूं तो आपके पास ये क्या कर सकता है, अपनी एग्जैक्ट कन्फर्मेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो इसको कैसे कर सकता हूं, एक्चुअल में अगर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्यूब है, क्यूब के जो एजेस हैं, उनकी एजेस के थ्रू मैं क्या करता हूं, जो अपोजिट एजेस है उनकी, मतलब स्पेशली डायगोनल पे जो एजेस हैं उनकी बात करता हूं। तो जो डायगोनल पे जो एजेस हैं उनके ठीक सेंटर से मैं क्या कर रहा हूं, एक्सिस अगर पास कर रहा हूं, अगर मैं डायगोनल के एजेस से अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक्सिस पास कर रहा हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा कि अब आपके पास जो सिस्टम है उसके पास क्या आ जाएगा, एक 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी। करके देख सकते हैं आप, क्यूब बना सकते हैं। वैसे मैं आपको 3D में भी बता रहा हूं, देखिए 3D में भी आपके एनिमेशन चल रही है। जब आपके पास क्या हुआ, मैंने जो आपके पास डायगोनल आपके पास एजेस है, डायगोनल पे जो एजेस है, अपोजिट बहुत दूर जो सबसे ज्यादा दूर जो एजेस है, उन एजेस को जब मैंने क्या किया, उन एजेस के ठीक सेंटर से मैंने जब पास कर दिया, ठीक है, क्या एक एक्सिस पास की, जब मैंने इसकी रोटेशन करी कितने पे, 180 डिग्री पे, तो आपके पास यहाँ पे फिर एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आई, सेम कॉन्फ़िगरेशन आई, ठीक है। तो अब आपके पास इसको क्या कहूंगा मैं, इसके पास क्या है, 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट मुझे फाइंड आउट करना है कि कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशंस ये पोजेस कर रहा है, कौन सी, 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे ये कितनी पोजेस करेगा, 6। फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। कितने एजेस होते हैं आपके पास, 12। तो अपोजिट एजेस जो है, मतलब आपके पास जो डायगोनल वाले जो एजेस हैं, वो अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आपके पास कितने, आपके पास यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो उनके बीच में से अगर एक्सिस पास करूं तो आपके पास कितनी एक्सिस बनेगी, 6। 12 का हाफ, जैसे 2 आपके पास जो एजेस थे उसमें एक एक्सिस आ रही थी, ठीक है, तो 2 में एक एक्सिस आई तो मतलब हाफ होगी, 2 जो एजेस हैं उसका हाफ करा 1, तो 1 एक्सिस। अब आपके पास मैंने कहा कि आपके पास टोटल है एजेस 12, जो आपके पास यहाँ पे क्यूब है उसमें एजेस कितने हैं, टोटल 12। तो 12 एजेस हैं तो इसका मतलब उसका भी क्या होगा, हाफ। तो टोटल आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, तो अब आप बताइए मुझे कि अब आपके पास यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आई सिमेट्री एलिमेंट्स की क्यूब के लिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी आई, 3 आई आपके पास, किससे, 4/4 से, 4 आई आपके पास 3/4 से, और 6 आई आपके पास क्या, 2/4 से। तो कितनी होगी, 13। तो 13 सिमेट्री एलिमेंट्स की कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है हमें क्या, दैट इज आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज Cn। 2/4 को रिप्रेजेंट करना है तो C2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, n मतलब C के नीचे अगर n की जगह मैं 2 लगा दूं तो 2/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लिख सकते हैं C2। अगर आपके पास 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करना है तो Cn की जगह आप C3 लिख सकते हो, ठीक है। 4 को रिप्रेजेंट करना है तो C4। अच्छा, क्यूब के पास आपके पास यही एक्सिस ऑफ रोटेशन पोजेस करता है क्यूब, उससे ज्यादा नहीं।
अगर उससे ज्यादा की बात करूं तो आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पेंटागन ले रहा हूं, ठीक है, पेंटागन को अगर रोटेट करेंगे तो उसमें 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी, लेकिन क्यूब में नहीं है, इसलिए मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, और वहां पे अगर पेंटागन में बात करूं तो C5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज आपके पास क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या जो आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमेशा आप मोस्टली आप किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा से, ठीक है। एक्चुअली में अलग अलग प्लेन्स होते हैं, अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो अलग अलग प्लेन्स होंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अलग अलग प्लेन्स होते हैं, डायहेड्रल, उसकी बात नहीं करने वाला मैं, अभी डायरेक्ट सिंपल टर्म्स में चलूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पे प्लेन्स हैं, वो भी आपके पास क्या, क्रिस्टलोग्राफी की टर्म में, और वो भी किसमें, क्यूब की टर्म में, ठीक है। क्यूब में कितने हो सकते हैं, एक्चुअल में आपके पास क्यूब में जो हो सकता है वो आपके पास दो तरीके के प्लेन पोजेस कर सकता है क्यूब, ठीक है। एक जो आपके पास दैट इज डायगोनल प्लेन है, एंड सेकंड इज दैट इज रेक्टेंगुलर प्लेन। तो अब आपके पास जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो देख लेते हैं कितने हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लेन जो है आपके पास वो कितने हैं, यहाँ पे, वहां पे आपके पास जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो रहते हैं यहाँ पे कितने, 3। कैसे रहेंगे 3 को देख लेते हैं। जब रेक्टेंगुलर प्लेन मैं बोल रहा हूं तो वो दो फेसेस को बीच से काट रहे हैं, कितने फेसेस को काट रहे हैं वो, 2। अगर मैं 2 फेसेस को बीच से काटता हूं ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो यूनिट सेल है वो कंप्लीटली इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा, और आपके पास जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए अब आपके पास एक मिरर प्लेन वहां से आ गया। टोटल आपके पास यहाँ पे जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो 6 फेसेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो ओवरऑल जो फेसेस आ गए यहाँ पे वो आ गए 6। 2 फेसेस से एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन बना, तो 6 फेसेस से कितने बनेंगे, 3। तो आपके पास यहाँ पे 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर आपके पास आ जाएंगे क्या, जो मिरर प्लेन्स, ठीक है। जो आपके पास रेक्टेंगुलर मिरर प्लेन्स या आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दूसरा जो है मैंने बोला है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, उसमें आपके पास कैसे देखूंगा, एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पे जो एजेस हैं कौन से डायगोनल्स पे, डायगोनल एजेस बन रहे हैं, ठीक है, उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आपके पास कितने यहाँ पे आपके पास मिरर प्लेन्स बने, 1। 2 डायगोनल प्लेन्स को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपके पास एक आपके पास मिरर प्लेन बन गया, ठीक है। अगर एक मिरर प्लेन बना है 2 डायगोनल एजेस से, ठीक है, तो आपके पास कितने डायगोनल एजेस बन सकते हैं, एक्चुअल में आपके पास टोटल है एजेस कितने, 12। टोटल कितने हैं, टोटल है 12। तो उसका अगर मैं हाफ करता हूं तो 6 डायगोनल एजेस बन सकते हैं, और 6 डायगोनल एजेस मतलब आपके पास 6 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मिरर प्लेन्स आएंगे, दैट इज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गई किससे, मिरर प्लेन से, वो कितनी आ गई, 6 + 2 8, सॉरी 6 जो आपके पास है, और आपके पास दूसरा क्या है, 3 है, ठीक है। तो 6 + 3 कितने हो गए, 9, ठीक है। 6 + 3 हो गए 9, तो कितने हो गए यहाँ पे, दैट इज 22, ठीक है ना। 13 पहले थे, 9 बाद में थे, 22, ठीक है। अब आपके पास इस पे एक आपके पास क्या रहता है, इन्वर्जन सेंटर रहता है, दैट इज क्या, आई मतलब जो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें वो आई पोजेस करता है, इन्वर्जन सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय आई। कैसे, एक्चुअली देखो, अगर मैं सबसे ठीक सेंटर में इसमें क्या बना दूं, एक आपके पास यहाँ पे सेंटर में क्या बना दूं, एक पॉइंट बना दूं, ठीक है। और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे मैं अगर जाऊं हर तरफ, आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है तो हम बोलते हैं उसके पास क्या है, इन्वर्जन है। तो उस पे जो सिमेट्री एलिमेंट है वो क्या है, इन्वर्जन। तो हमारे पास क्यूब में ऐसा रहता है, अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे डायगोनल्स की तरफ अगर जाता हूं तो सेम डिस्टेंस पे आपके पास सेम एटम्स आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके पास क्यूब में आपके पास क्या रहता है, एक डायगोनल दैट इज इन्वर्जन सेंटर रहता है, या आपके पास क्या, एक्सिस ऑफ दैट इज इन्वर्जन सेंटर डायरेक्टली बोल दीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास कितने हो गए सिमेट्री एलिमेंट्स, 23। तो क्यूब जो है वो कितने सिमेट्री एलिमेंट्स पोजेस करता है, 3। तो जो आपके पास यहाँ पे जो लॉ ऑफ सिमेट्री था, वो लॉ ऑफ सिमेट्री पोजेस कहता है कि आपके पास किसी डेफिनेट, आपके पास अगर मैं क्रिस्टल की बात करता हूं तो उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ही रहेंगे, उसके ना ज्यादा होंगे ना उससे कम रहेंगे, ठीक है।
एक चीज है दैट इज रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। मैंने उसके बारे में ज्यादा बताना नहीं था, पर फिर भी आपको बता देता हूं कि रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस मतलब आपके पास ये दैट इज क्या इम्प्रॉपर एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर एक्सिस में रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आई थिंक इथेन ले लेता हूं, ठीक है। इथेन ही ले लेता हूं, ठीक है, उससे आप इजिली समझ पाएंगे। मान लीजिए इथेन ले लिया। अब इथेन में आपके पास देखिए, मैंने आपके पास कन्फिग्रेशन जो बताई है ना, ठीक है, वो कौन सी बताई है यहाँ पे, दिस इज दैट इज आपके पास है स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है कन्फिग्रेशन का। अगर मैं स्टैगर्ड फॉर्म में अगर मैं क्या कर दूं, रोटेशन अप्लाई कर दूं, मतलब 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री से इसको रोटेट करता हूं और उसके बाद फिर क्या करता हूं, उसमें प्लेन लगाता हूं, तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने देखिए 60 डिग्री से रोटेट किया तो आपके पास कन्फिग्रेशन इसकी चेंज हो गई। क्या कन्फिग्रेशन होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। मतलब अगला जो पार्ट है, जो पिछला पार्ट है वो आगे चला गया और अगला पार्ट जो है पीछे चला गया, वैसी वाली कन्फिग्रेशन इसकी आ गई। लेकिन मुझे तो सेम चाहिए ना एलिमेंट, ठीक है। तो क्या चाहिए मुझे, सेम। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाद में मुझे एक प्लेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस एक्सिस पे मैं रोटेशन कर रहा हूँ उस एक्सिस के ठीक पैरेलल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लेन। जब मैं इसको लगाता हूं, अगर आपके पास कन्फिग्रेशन सेम आती है तो हम बोलेंगे उसके पास क्या है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, दैट इज इम्प्रॉपर एक्सिस। तो यहाँ पे अब आपके पास जो सिस्टम है, अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लेन अप्लाई किया, आपके पास जो रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट मतलब अगली जो पिछली जो स्ट्रक्चर मेरे पास आ रही थी, ठीक है। कंप्लीट मॉलिक्यूल की रोटेशन करनी है, ऐसा नहीं एक पार्ट को रोटेट करना है। पिछला मॉलिक्यूल आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, और अगला कहां चला जाए, पीछे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपके पास शीशे में ऐसा लगेगा कि हमारे पास क्या हो गया, कि आपके पास कन्फिग्रेशन क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। तो इसी को आपके पास क्या बोलते हैं, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। रोटेशन फॉलोड बाय इन्वर्जन, ठीक है। रोटेशन अप्लाई कर दो, फिर इन्वर्जन प्रोवाइड कर दो, वापस ले जाओ अपोजिट साइड में उनको, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, इन्वर्जन, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास ये आपके सिमेट्री एलिमेंट्स जो है क्यूब पोजेस नहीं करता, क्योंकि अगर आपको इसको लगाओगे तो ये इनेंशियोमॉर्फ बना देगा। क्या बना देगा, इनेंशियोमॉर्फ। और इनेंशियोमॉर्फ मतलब मिरर इमेजेस बना देगा उसकी, ठीक है। और मिरर इमेजेस बना देगा तो एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन नहीं आई, मिरर इमेजेस ही रही वो, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके पास ये जो आपके सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, एक क्यूब नहीं पोजेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए आज के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। होप सो आपको इसका पता चल गया होगा। नहीं पता चला होगा तो पूछ लेना फिर से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको और इसको डीप में बताने की, ठीक है। कैसा लगा आपको लेक्चर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट बिलो द वीडियो। अगर आपको एनिमेशंस पसंद आ रही हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बताएं, ताकि मुझे आइडिया लगे कि यस यू आर फेवरिंग द वीडियोस, ठीक है। Thank you for watching. See you next time.